नमस्कार साथियों, आज मैं सीमा गुप्ता आप सभी के बीच समीक्षा अधिकारी सचिवालय के संबंध में वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप सभी को उपलब्ध देने वाली हूँ, जिनको आप बार बार पूछते रहते हैं। आप उससे समीक्षा अधिकारी का क्या कार्य है, क्या कर्तव्य, क्या महत्व है, क्या पावर है, कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं, वेतन क्या है, प्रशिक्षण कहाँ होता है, पदोन्नति की क्या स्थिति है। तमाम प्रकार के प्रश्न किए जाते हैं और चूँकि इन सारी परिस्थितियों को सीमित समय में बताना लगभग काफ़ी मुमकिन सा प्रतीत नहीं हो रहा है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूंगी जो महत्वपूर्ण जानकारियां इससे संबंध में वे आप सभी को आज उपलब्ध कराऊं। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी के बीच मैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के कार्य के संबंध में बताने वाली हूं। तो उत्तर प्रदेश सचिवालय के समीक्षा अधिकारी का कार्य क्या है, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, इसको जानने के पहले आप समीक्षा अधिकारी सचिवालय के बारे में जानें। साथियों, उत्तर प्रदेश सचिवालय में कई प्रकार के समीक्षा अधिकारी हैं, ठीक है। और ये सारे जो कार्य आपको बताए जा रहे हैं वो हैं सिविल सेक्रेटरीट रिव्यू ऑफिसर के वर्क, ड्यूटीज़ एंड राइट्स से रिलेटेड, ठीक है। और समीक्षा अधिकारी कितने प्रकार के हैं पहले ये जान लीजिए। उत्तर प्रदेश सचिवालय में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश सचिवालय एक सिविल सेक्रेटरीट रिव्यू ऑफिसर जो कि 93 डिपार्टमेंट में अपॉइंट होते हैं, जो लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होते हैं समीक्षा अधिकारी उत्तर प्रदेश सचिवालय के लिए। लोक सेवा आयोग द्वारा ही लेखा विभाग के अर्थात लेखा संवर्ग के समीक्षा अधिकारियों की स्पेशल भर्तियाँ कराई जाती हैं परीक्षा के माध्यम से, ठीक है, जो कि लेखा संवर्ग के समीक्षा अधिकारी कहलाते हैं। और इनकी नियुक्ति जो 93 डिपार्टमेंट हैं उसके जो लेखा संवर्ग है वहाँ पर की जाती है। अब मैं आती हूँ सचिवालय के तीसरे प्रकार के समीक्षा अधिकारी। तीसरे प्रकार के समीक्षा अधिकारी अर्थात अनुवाद भाषा से रिलेटेड भाषा संवर्ग के, तो तीसरे में आएंगे आपके हिंदी भाषा संवर्ग के समीक्षा अधिकारी। इन लोग का मुख्यतः कार्य अनुवाद आदि से रिलेटेड होता है और तमाम जो साहित्यिक आदि जो संस्थाएं हैं उनके संबंध में महत्वपूर्ण कार्य इनके द्वारा संपादित किए जाते हैं। अब चौथे क्रम में मैं आती हूँ आप सभी के बीच उर्दू के समीक्षा अधिकारी, जिनका संवर्ग अलग है और ये भी क्या देखते हैं, उर्दू से रिलेटेड जो अनुवाद से संबंधित कार्य हैं वो, साथ में जो महत्वपूर्ण साहित्यिक आदि संस्थाएं हैं भाषा से रिलेटेड वे कार्य देखते हैं। और ये चारों प्रकार के समीक्षा अधिकारी अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं विधानसभा विधान परिषद। साथियों, विधानसभा और विधान परिषद जो समीक्षा अधिकारी होते हैं वो टोटल इनसे अलग होते हैं। उनका कार्य, अधिकार, कर्तव्य सब कुछ अलग होता है। उनके परीक्षा का जो पैटर्न होता है, जो परीक्षा आयोजित कराने वाली संस्था होती है वो भी अलग होती है। विधानसभा के समीक्षा अधिकारी की परीक्षा विधानसभा द्वारा आहूत की जाती है, इसी प्रकार से मतलब कराई जाती है अपने प्राइवेट संस्था द्वारा। इसी प्रकार से विधान परिषद द्वारा अपने समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति अपनी संस्था के माध्यम से कराई जाती है और उनके भी कार्य अलग है। और चूँकि डिस्कस करना संभव नहीं है सारे समीक्षा अधिकारी कार्य का, और चूँकि आप सभी सिविल सेक्रेटरीट के रिव्यू ऑफिसर के संबंध में काफ़ी प्रश्न कर रहे हैं, उसी क्रम में आज स्पेशली रूप से उन समीक्षा अधिकारियों के बारे में बताई जा रही है जिनकी नियुक्ति सिविल सेक्रेटरीट के 93 डिपार्टमेंट में की जाती है और उनके कार्य को अब मैं बताऊंगी। 93 डिपार्टमेंट कौन से, 93 डिपार्टमेंट के बारे में सबसे पहले आप जानें। साथियों, अब आप लोग का ये भी क्वेश्चन है कि क्या एक बार जिस विभाग में नियुक्ति हो जाती है तो क्या वहाँ पर हमेशा वहीं पर कार्य करना होता है? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं यहाँ पे ट्रांसफ़र के बारे में भी बताऊंगी आप लोगों को। तो सबसे पहले बताओ साथियों, जब लोक सेवा आयोग से समीक्षा अधिकारी चयनित हो जाते हैं, ठीक, तो लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति संस्तुति सचिवालय प्रशासन को भेजा जाता है। सचिवालय प्रशासन के अनुभाग 5 द्वारा समीक्षा अधिकारी के अधिष्ठान से रिलेटेड कार्य को किया जाता है, अर्थात उनकी सब कुछ जैसे कि ट्रांसफ़र, पोस्टिंग आदि से रिलेटेड वर्क और अदर जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उससे रिलेटेड कार्य किए जाते हैं। तो सचिवालय प्रशासन अनुभाग 5 द्वारा देखा जाता है कि किन किन विभागों में
इस समय समीक्षा अधिकारी का पद रिक्त है, ठीक है। उसी के क्रम में इन लोगों की नियुक्ति तमाम विभागों में की जाती है, ठीक है। फिर जब वहाँ पे समीक्षा अधिकारी चले जाते हैं तो वहाँ उस विभाग का भी एक अधिष्ठान होता है। फिर वहाँ से प्रोसेस आगे बढ़ता है कि आप किस अनुभाग में कार्य करेंगे, ठीक है। और फिर दूसरा देखिए, अब उस विभाग से दूसरे विभाग में ट्रांसफ़र के लिए कहाँ से कार्य होगा, फिर सचिवालय प्रशासन अनुभाग पास से ही ट्रांसफ़र के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जाती हैं। और चूँकि निश्चित समयावधि होता है, उस समयावधि को पालन करते हुए समीक्षा अधिकारी और अन्य जो महत्वपूर्ण पद हैं सभी का ट्रांसफ़र होता है। उसी के क्रम में जो रिव्यू ऑफिसर होते हैं उनका भी ट्रांसफ़र होता है। जैसे साथियों, जब मेरी नियुक्ति हुई थी तो सबसे पहले मेरी ज्वाइनिंग खाद्य एवं रसद विभाग में हुई थी, अर्थात फूड एंड सिविल सप्लाई में। उसके बाद मेरी नियुक्ति कहाँ हो गई, जल संसाधन में, ठीक है, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में कर दी गई, ठीक। और ये कहाँ से की गई, ये की गई सचिवालय प्रशासन अनुभाग पास से किया गया। और जब सचिवालय प्रशासन अनुभाग पास द्वारा मेरी तैनाती अर्थात ट्रांसफ़र सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग में किया गया तो मैं संबंधित अधिष्ठान के अनुभाग में गई। फिर वहाँ से अग्रेतर कार्यवाही करते हुए मुझे जो सेक्शन देना था वहाँ पे दिया गया। तो ये तो रहा समीक्षा अधिकारियों के ट्रांसफ़र से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी। अब देखिए कार्य, जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाती हैं, जब आपको विभाग मिल जाता है और वो विभाग कोई भी हो सकता है, चाहे वो मेडिकल हो, होम हो, सीएम कार्यालय हो, चाहे आपका फूड सिविल सप्लाई हो, धर्मार्थ हो, या अन्य जो भी 93 डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे रिक्तियाँ होती हैं वहाँ पे आप सबके ट्रांसफ़र हो जाती है और पोस्टिंग हो जाती है। तो जब पोस्टिंग हो जाती है तो फिर आपको कार्य दिया जाता है। कार्य कई प्रकार के होते हैं, हर सेक्शन में अलग अलग कार्यों का बंटवारा होता है, लेकिन जो मुख्य कार्य वो मैं आज आपको यहाँ बता रही हूँ। मुख्य कार्य जाँच। जाँच कैसा, जैसे मान लीजिए फील्ड स्तर पे जो अधिकारी करप्शन वगैरह कर रहे हैं या किसी नियम कानून में या कहीं पर कमी पाई जाती है, उसका शिकायत प्राप्त होता है तो उसका जांच कौन करता है, समीक्षा अधिकारी द्वारा जांच की जाती है कि इस परिस्थिति में क्या निर्णय होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो प्राथमिक कार्य होता है जांच का कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, इनको कौन सा दंड मिलना चाहिए, दंड मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, किस स्तर का दंड मिलना चाहिए, सब कुछ ये कार्य ये जांच के अंतर्गत आ जाता है। अब दूसरा अधिष्ठान, अधिष्ठान से रिलेटेड कार्य भी समीक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है, लेकिन ये ध्यान रखिए ये मैं सामूहिक कार्य बता रही हूँ क्योंकि एक समीक्षा अधिकारी के पास पॉसिबल नहीं है कि सारा काम इकट्ठे कर ले, क्योंकि अलग अलग बटा होता है कि आप ये कार्य करेंगे, आप ये कार्य करेंगे, क्योंकि कार्य की गुणवत्ता बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि विदाउट वर्क एफिशिएंसी स्टेट को आप आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसी के क्रम में सुविधाजनक दृष्टि से समीक्षा अधिकारियों को कार्य के बंटवारा के क्रम में कई प्रकार के कार्य दे दिए जाते हैं। जैसे जांच का कार्य के बारे में बता दिए। अधिष्ठान में क्या आता है, अधिष्ठान में ट्रांसफ़र, पोस्टिंग और जो महत्वपूर्ण सुविधाएं होती हैं, चिकित्सा प्रतिपूर्ति हुआ, अवकाश हुआ, इससे रिलेटेड टोटल कार्य अधिष्ठान से रिलेटेड हो जाते हैं। साथियों, विधानसभा विधान परिषद, यहाँ पे ये मैं क्यों लिखी हूँ साथियों, जब विधानसभा विधान परिषद के सत्र आहूत किए जाते हैं, ठीक है, उस दौरान सदन में जितने भी प्रश्न रखे जाते हैं तो वो किसी न किसी विभाग से संबंधित होते हैं। तो हर प्रश्न पर अग्रेतर कार्यवाही समीक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। जो भी नोटिंग ड्राफ्टिंग वगैरह होती है, ब्रीफिंग आदि जो चरण होते हैं तो समीक्षा अधिकारी द्वारा की जाती है। तो ये आपका रहा विधानसभा विधान परिषद। जैसे विधान परिषद में तारांकित प्रश्न है, आतरांकित प्रश्न है आदि, नियम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये सब कुछ आपके इसमें आ जाते हैं। अब आइए सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अर्थात राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, आरटीआई से रिलेटेड वर्क भी किया जाता है। निश्चित समयावधि के भीतर सूचनाओं को उपलब्ध कराया जाता है। आईजीआरएस क्या है, आईजीआरएस एक महत्वपूर्ण कार्य प्रणाली इस समय माननीय मुख्यमंत्री जी के सौजन्य में निर्मित हुई है और इसको एक समय के अंतर्गत सुनिश्चित रूप से निपटारा जाता है। इसमें भी शिकायत आदि विभिन्न प्रकार के कार्य निहित होते हैं। एंटी करप्शन, एंटी करप्शन जैसे कि कोई महत्वपूर्ण करप्शन से रिलेटेड कार्य हैं, उसका जांच वगैरह है, तो इस
पोर्टल एक बना हुआ है, उसके थ्रू इसका निस्तारण वगैरह समीक्षा अधिकारी द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार कोर्ट केस, मान लीजिए कोई अधिकारी का कोई भी समस्या उत्पन्न हुआ प्रमोशन से रिलेटेड या उनके दंड से रिलेटेड या अनुशासनिक कार्रवाई से रिलेटेड या कोई अन्य शिकायती प्रकार का कोई ऐसा परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि व्यक्ति कोर्ट में चला गया, तो फिर उस कंडीशन में शासन क्या करेगा, तो उससे रिलेटेड जितने भी कोर्ट केसेस वगैरह होते हैं उससे रिलेटेड भी वर्क यहाँ पर रिव्यू ऑफिसर द्वारा की जाती है। अब हम आते हैं प्रदेश के विकास के संबंध में नीति विषयक नियम शासनादेश। ये जो आपको मैं बता रही हूँ प्रदेश के विकास के संबंध में नीति विषयक नियम शासनादेश, दिस इज़ ए वेरी इम्पॉर्टेंट। साथियों, जो भी नीतियाँ आदि बनती हैं, किस का क्या कार्य रूप होगा, जो भी योजनाएं बनती है प्रदेश की कल्याणकारी, चाहे वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, प्रशासनिक हो, धार्मिक हो, वो किस चरण पर किस स्तर पर कैसे इम्प्लीमेंट होगा, ये टोटल नीति विषयक कार्य का भी पहल यहाँ से आरओ द्वारा अर्थात रिव्यू ऑफिसर द्वारा ही किया जाता है। तो ये टोटल जो वर्क आज आपको मैं बताई हूँ ये हो गया कार्य। और ध्यान रखिए, आप अपने कार्य में जितने ही एफिशिएंसी दिखाते हैं, जितनी ही दृढ़ता दिखाते हैं और अपने कार्य को बहुत ही अच्छे से कार्यकुशलता से आगे बढ़ाते हैं, वही आपका पावर होता है। अर्थात यदि आप कर्तव्य निष्ठता के साथ अपने कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो आपका पावर बहुत बड़ा हो जाता है। तो हमारे सचिवालय में एक से एक ऐसे समीक्षा अधिकारी हैं जो अपने वर्क एफिशिएंसी से प्रदेश नहीं बल्कि देश में भी एक अपनी पहचान अलग बना रखे हैं। तो मैं कहती हूँ कि हमेशा पद की गर्व गरिमा कार्य से स्थापित होती है। आप कितना आप कर्तव्य निष्ठ होकर अपने कार्य को किए हैं, अपने अधिकारों का किस प्रकार से सदुपयोग करके न सिर्फ अपनी पावर को, अपनी गर्व गरिमा को आगे बढ़ाए हैं बल्कि प्रदेश की रूपरेखा को भी आगे बढ़ाए हैं। तो साथियों, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आप लोग कहते क्या पावर है, तो पावर का मतलब आपके कार्य पे डिपेंड करेगा। आप कैसे अपने कार्य को संपादित कर रहे हैं, उसके क्रम में आपके पावर सुसज्जित होता है। तो ये रहा समीक्षा अधिकारी का कार्य, अधिकार, कर्तव्य। अब हम आते हैं प्रशिक्षण। ठीक है, अब समीक्षा अधिकारी के प्रशिक्षण के संबंध में मैं आप सभी को महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ और इसके साथ तमाम वे महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने वाली हूँ जिससे आप सभी के भीतर एक ऊर्जा का संचारण होगा कि मैं भी इस परीक्षा में अवश्य ही पास होऊंगा। तो देखिए, प्रशिक्षण क्या है। जैसे ही आप यहाँ पर अपॉइंट होते हैं, नियुक्त होते हैं, फिर आप सभी का प्रशिक्षण होता है। लखनऊ स्थित आपके जवाहर भवन में सचिवालय प्रशिक्षण संस्था है, वहाँ पर सचिवालय कार्यप्रणाली के संबंध में प्रशिक्षण दिया जाता है। सचिवालय के विभिन्न जो भी मैं आपको कार्य बताई हूँ, विधानसभा, विधान परिषद, सूचना का अधिकार, कोर्ट केस आदि तमाम जो कार्य के प्रकार है, कैसे नोटिंग होता है, कैसे ड्राफ्टिंग होता है, कैसे किस सिचुएशन को आप हैंडल करते हैं, ये टोटल चीज़ आपको प्रशिक्षण के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। तो ये हो गया सचिवालय कार्यप्रणाली का प्रशिक्षण आपका जवाहर भवन की सचिवालय प्रशिक्षण संस्था में दिया। अब ट्रिपल सी, चूँकि हम अब 21 सेंचुरी में जी रहे हैं और इस दौरान साथियों कंप्यूटर का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और अब ई गवर्नेंस के क्रम में सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को से अपेक्षा ये की जाती है कि वो इंटरनेट में, कंप्यूटर के सिस्टम में आदि में वो सुदृढ़ हो, सेल्फ रेलेवेंट हो, रिलायंट हो। तो इन सारे आयामों से ट्रिपल सी से संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है। टाइपिंग के संबंध में भी प्रशिक्षण आप प्राप्त करते हैं। ई ऑफिस से रिलेटेड भी प्रशिक्षण दिया जाता है कि ई ऑफिस पे फाइल को कैसे डील किया जाता है, तो आदि तमाम प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इसके अलावा समय समय पर आपके कार्य के अनुसार, कार्य के परिवर्तन के अनुसार, सिचुएशन के दृष्टिगत तमाम प्रशिक्षण दिए जाते हैं। तो ये आपका रहा प्रशिक्षण। ये प्रशिक्षण लखनऊ में ही होता है। ठीक, दूसरी चीज़, जब आपका पहला प्रशिक्षण होता है तो आपको उस दौरान लखनऊ दर्शन भी कराया जाता है। तो अब हम आते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारी, और वो जानकारी है वेतन और सुविधाएं। जी हाँ, अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो है आपकी वेतन और सुविधाएं।
अब इसके बारे में आप जाने वेतन और सुविधाओं के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, आप में से बहुत से युवा साथियों द्वारा यह प्रश्न किया जाता है कि वेतन कब मिलेगा, कैसे मिलता है, क्या जब प्रशिक्षण हो जाता है उसके बाद मिलता है या कब मिलता है। तो साथियों, आप सभी को अवगत कराना है, जिस दिन आप नियुक्त होते हैं, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलती है और आप ज्वाइन करते हैं उत्तर प्रदेश सचिवालय में, उस दिन से ही आपकी सैलरी बननी शुरू हो जाती है। ठीक है, फुल सैलरी। अब हम जानते हैं सैलरी में क्या क्या आपको मिलती है, क्या कुछ अन्य जो सुविधाएं हैं उसके बारे में। अर्थात यहाँ पे मैं आपको वेतन एज वेल एज जो फैसिलिटीज़ हैं उसके बारे में अवगत कराने वाली हूँ। तो ग्रॉस पे 52,000 आपका बनता है और ग्रेड पे आपका वर्तमान में कितना है, 4800। ठीक है, अर्थात 4800 आपका ग्रेड पे है और इसको बढ़ाए जाने की वार्ता लगातार किया जा रहा है, प्रयास में है कि ये ग्रेड पे 48 बढ़ के आपका 54 में चेंज हो जाए। अब आइए अलाउंसेस कई प्रकार के सचिवालय में मिलते रहते हैं। ठीक है, अब अलाउंसेस में पहले सचिवालय भत्ता वगैरह बहुत से आपके अलाउंस, लेकिन कोविड पीरियड में अलाउंसेस लगभग ना के बराबर है। ठीक है, अब आते HRA। साथियों, HRA का मतलब हाउस अलाउंस, मतलब कि आपको यदि सरकारी आवास में नहीं रहना है, आप अपने निजी आवास में रहते हैं, तो उस कंडीशन में आपको HRA मिलता है। अब आते हैं TA। ठीक, TA किस कंडीशन में मिलता है, यदि आप शासकीय कार्य से बाहर जाते हैं तो जो भी खर्चा होता है ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वो टोटल आपको मिलता है। अब आते हैं चिकित्सा प्रतिपूर्ति। चिकित्सा प्रतिपूर्ति क्या है, चिकित्सा प्रतिपूर्ति से तात्पर्य जिस दिन आप सेवा में आते हैं उस दिन से यदि आप बीमार होते हैं, आपके ऊपर आश्रित आपके माँ बाप, ठीक, आपके पत्नी, बच्चे जो आश्रित हैं आपके ऊपर, वे बीमार होते हैं तो उनके चिकित्सा से संबंधित जो भी प्रतिपूर्ति होती है वे शासन द्वारा की जाती है। ग्रेजुएटी क्या है, ग्रेजुएटी आफ्टर रिटायरमेंट के पीरियड की बात है, अर्थात जब आप रिटायर हो जाते हैं, ठीक, तो उसके बाद एक ग्रेजुएटी मिलती है, अच्छे खासा रकम होता है जो आपके सैलरी के बिहाफ पे मिलती है। NPS क्या है, चूँकि हम सभी को पुरानी पेंशन नहीं मिलती है, उसके क्रम में NPS के रूप में हमारे वेतन का जो 14% है, ठीक है, वो सरकार द्वारा जमा किया जाता है और 10% हमारे वेतन से काट के जमा किया जाता है, तो वो होता है NPS, जो आफ्टर रिटायरमेंट आपको न्यू पेंशन के रूप में दिया जाता है। और इसके बाद आपको GIS इंश्योरेंस का लाभ मिलता है, GIS सेविंग का लाभ मिलता है, LIC का लाभ मिलता है और DA क्या है, ये आपका डियरेस्ट अलाउंस है, महंगाई भत्ता, जो कि साल में 2 बार बढ़ता है। ठीक है, महंगाई के क्रम में आपके सैलरी में इसको जोड़ा जाता है, जिससे आपका सैलरी हाइक करता है इन्फ्लेशन के क्रम में। अब आते हैं इंक्रीमेंट। हर साल जुलाई में या जनवरी में आपके नियुक्ति के क्रम में इंक्रीमेंट को दिया जाता है, जो कि वेतन के रूप में बढ़ता है। अब आइए वेतन आयोग द्वारा हर 10 वर्ष पर आपके वेतन की समीक्षा की जाती है और उसके क्रम में वेतन बढ़ोतरी से संबंधित प्रस्ताव किया जाता है, जिसके क्रम में आपका वेतन बढ़ता है। अब आते हैं ACP उस कंडीशन में मिलता है जब आप एक सुनिश्चित समयावधि के भीतर आपका प्रमोशन नहीं मिलता है तो आपको नेक्स्ट जो ग्रेड पे होता है वो मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपका प्रमोशन 10 वर्ष तक नहीं हो पाया है तो 10 वर्ष जहाँ कंप्लीट होगा वैसे ही आपका 4800 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आइए EL 300 डेज, ये क्या है, उपार्जित अवकाश है। हम सभी अधिकारियों कर्मचारियों को साल में 2 बार उपार्जित अवकाश 15-15 दिन का मिलता है। यदि आप इसको यूज़ नहीं करते हैं और इसको अर्न करके अपने खाता में रखते हैं 300 डेज, तो आफ्टर रिटायरमेंट आपको इस 300 डेज़ का पैसा मिलता है, अर्थात आपकी सैलरी उतनी 300 डेज़ की इकट्ठे आपको मतलब कि अवकाश धन के रूप में आपको मिल जाती है। तो ये सारी आपको सुविधाएं दी जाती हैं, लगभग जो भी आपको सैलरी मिलता है वो पर्याप्त होता है। तो ये तो रहा साथियों स्ट्रक्चर आपके वेतन और सुविधाओं का। आप सभी द्वारा एक आप लोग का फेवरेट क्वेश्चन है गाड़ी के बारे में कि क्या गाड़ी मिलती है। साथियों, गाड़ी हमेशा
शासकीय कार्य की दृष्टि से फील्ड वर्क के दृष्टिगत मिलती है। यदि आप शासकीय कार्य से कहीं जा रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको गाड़ी की सुविधा मिलती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट है पदोन्नति, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। और आज यदि आप इसको बारीकी से सुनेंगे तो आपकी जो तैयारी की गति है वो दुगनी गति से नहीं बल्कि चौगुनी गति से आगे बढ़ने वाली है, क्योंकि आपकी तैयारी ही निर्भर करेगा कि आप कहाँ तक पहुँचेंगे। साथियों, पदोन्नति, समीक्षा अधिकारी की पदोन्नति का जो पहला चरण होता है वो होता है अनुभाग अधिकारी का, ठीक है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश सचिवालय में लगभग 400 अनुभाग हैं, ठीक है, 400 अनुभाग हैं। अब मैं आपको बता चुकी हूँ कि 93 डिपार्टमेंट हैं, तो 93 डिपार्टमेंट लगभग 400 सेक्शन में डिवाइडेड है, ठीक। और अनुभाग अधिकारी का क्या कार्य होता है? एक विभाग के एक अनुभाग को पूरा निर्देशित करना, देखना, संभालना, उसके गतिशीलता, उसके विकास के लिए संपूर्ण निर्देशन का कार्य करना। तो ये होते हैं अनुभाग अधिकारी। तो समीक्षा अधिकारी का पहला जो प्रमोशन होता है वो होता है अनुभाग अधिकारी। जो दूसरा प्रमोशन होता है वहाँ पर समीक्षा अधिकारी क्लास 2 से क्लास 1 में चेंज हो जाता है। और ये जो प्रमोशन होता है बेहद खास प्रमोशन होता है, क्योंकि अब आप क्लास 1 में आ जाते हैं और आपका पद हो जाता है अनु सचिव, जो कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में 158 पद है। पहले ध्यान दीजिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिसे आप ध्यान से सुन लेंगे तो आपके भविष्य के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। तो 158 पद आपका अनुसचिव का पद है, और जो कि उसका ग्रेड पे कितना है? 6600 है, ठीक है। तो समीक्षा अधिकारी का पहला प्रमोशन अनुभाग अधिकारी पर हुआ, दूसरा प्रमोशन अनुसचिव के पद पे हुआ, और जो तीसरा प्रमोशन होता है जो कि उप सचिव के पद पे होता है, जो वर्तमान में 84 पोस्ट है उस पर, अर्थात 7600 ग्रेड पे पर। तो आप सोचिए वेतन का जो आपका स्ट्रक्चर है वो टोटल चेंज होते जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप जो हज़ारों में देख रहे हैं वो लाखों में रहता है। 56 का 54 का ये मतलब नहीं कि 5400 आपको वेतन मिलेगा, ठीक है, ये क्लियर कर लीजिएगा। जैसा कि हम आपके स्ट्रक्चर में बता दिए हूँ, क्योंकि आपके वेतन के साथ कई प्रकार के उसमें भत्ते वगैरह जोड़े जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ ये संयुक्त सचिव का जो पद है वेरी इंपॉर्टेंट पद है, और ये सचिवालय में मात्र 80 सीट है। और हाइक देखिए, जो ग्रेड पे का जो स्ट्रक्चर है वेतन का, यहाँ पे बहुत ही अच्छा खासा उछाल आता है, लगभग 25 से 30 हज़ार का उछाल इस पोस्ट से इस पोस्ट पे आ जाता है। तो 8700 आपका ग्रेड पे है, और जब ये प्रमोशन आप प्राप्त करते हैं तो आपके वेतन में एक हाई जंप पे आप जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है वो होता है स्पेशल सेक्रेटरी, जो कि इस समय 35 पद है और 89। तो ये सारे जितने पद हैं ये सारे आरक्षित किसके लिए हैं? समीक्षा अधिकारियों के लिए। आप देख रहे हैं विशेष सचिव आदि ये जो पद है इस पे PCS IS सभी रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों ये सारे पदों को बांटा गया है। अब मैं आपको बता रही थी कि ये जो महत्वपूर्ण पद हैं वो क्यों आपकी तैयारी के लिए बेहद खास है, आपकी तैयारी को क्यों आज की जानकारी न सिर्फ दुगनी बल्कि चौगुनी गति से आगे करने वाली है। अब सुनिए, जैसा कि मैं आप सभी को अवगत करा चुकी हूँ कि आगामी कुछ वर्ष समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए गोल्डन पीरियड है, ठीक है। आप देख रहे हैं 2010 बैच का आया रिज़ल्ट, 2013 बैच का आया, 2014 बैच का रिज़ल्ट आया, 2017 बैच का रिज़ल्ट आया, 2016 बैच का रिज़ल्ट आया, अब 2021 का एग्ज़ाम होने वाला है। और उसी के क्रम में साथियों हर्ष के साथ अवगत कराना है कि जो नेक्स्ट वैकेंसी है उसमें सैकड़ों की संख्या में समीक्षा अधिकारी सचिवालय का पद आने वाला है, ठीक है। उसका कारण है कि इस समय उत्तर प्रदेश सचिवालय में भारी संख्या में अधिकारी सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके क्रम में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं, वैकेंट सीटें हैं, वे अध्याचन के रूप में लोक सेवा आयोग को निर्गत की जा रही है। तत्क्रम में लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। और ये जो पीरियड है लगभग 6-7 साल आपका, इट इज़ टू इम्पॉर्टेंट पीरियड। तो आप होपफुली
आप इस परीक्षा की तैयारी करें। अब जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसे सुने, वो है कि मान लीजिए आप 2020 या 21 या किसी बैच में चयनित हो रहे हैं, ठीक है, और आपके बैच में लगभग 300 समीक्षा अधिकारी हैं। कितने? 300 समीक्षा अधिकारी हैं या 200 समीक्षा अधिकारी हैं। मानिए यहाँ पे एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए आपके बैच में 300 या 200 समीक्षा अधिकारी हैं, और यहाँ पे मैं आपको क्या बता रही हूँ, समूह क के कुल कितने पद हैं? 335, ठीक है। नीचे देख रहे हैं आप 335 यहाँ मेंशन किया गया है। ये 357 पोस्ट रिलेटेड आपका क्लास 1 ऑफिसर जो हमारे आरओ बनते हैं, ठीक है। तो क्या सभी समीक्षा अधिकारी विशेष सचिव बन जाते हैं? क्या सभी समीक्षा अधिकारी संयुक्त सचिव बन जाते हैं? क्या सभी समीक्षा अधिकारी उप सचिव बन जाते हैं? कैन दिस पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल, बट अदर हैंड दिस इज नॉट पॉसिबल। वाई? अब इसको सुने। इसलिए साथियों, यदि आप रिजल्ट में अपने नीचे रहेंगे तो फिर दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। लेकिन यदि आपका एज कम है और आपके ऊपर के जितने समीक्षा अधिकारी हैं उनका एज ज़्यादा है, उस कंडीशन में सेवानिवृत्ति के क्रम में आप ऊपर के पद पे पदोन्नत हो सकते हैं। लेकिन यदि एज भी नहीं है और आपका सीनियरिटी में नीचे स्थान है तो फिर आप यहाँ पे स्पेशल सेक्रेटरी बनने में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो आप ये सारी चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें। अब आप सोचेंगे कि पदोन्नति का कैसे होता है, तो साथियों उत्तर प्रदेश सचिवालय में पदोन्नति जो रिजल्ट आपका आता है लोक सेवा आयोग द्वारा, जैसे मान लीजिए कि आपका स्थान 1 नंबर पे है, या मान लीजिए आपका स्थान 20 नंबर पे है, ये या मान लीजिए आपका स्थान सबसे नीचे है, तो एज इट इज फॉर्म में उस सीनियरिटी उस लिस्ट को, एग्ज़ाम लिस्ट को अधियाचन नियुक्ति संस्तुति के रूप में लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ भेजा जाता है सचिवालय। फिर सचिवालय द्वारा, सचिवालय प्रशासन विभाग पास द्वारा सीनियरिटी बनाया जाता है। उसके क्रम में एज इट इज़ फॉर्म में उसको ऐसे ही रख दिया जाता है कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है, ठीक ना। तो उसी क्रम में ऊपर के जो सीटें वैकेंट होंगी वैसे वैसे आप प्रमोटेड होते जाएंगे। मान लीजिए ऊपर के 10 अनुभाग अधिकारी का पद खाली है, तो जो सबसे ऊपर है वो सबसे पहले अनुभाग अधिकारी बनेंगे। फिर मान लीजिए ऊपर का अनुसचिव का पद खाली हो गया, तो जो सबसे ऊपर है वो अनुसचिव जाएंगे। और ये मान लीजिए 35 ही तो सीटें हैं स्पेशल सेक्रेटरी का, तो जो टॉप 35 आरओ रहेंगे वो निश्चित रूप से आपके स्पेशल सेक्रेटरी बन जा रहे हैं। तो साथियों, आप बस वर्तमान में न जिए कि आपको रिव्यू ऑफिसर बनना है। आप हमेशा सोचिए कि आप बेस्ट रैंक लाएंगे और अवश्य ही आप विशेष सचिव बनेंगे। तो साथियों, आज मेरे द्वारा आप सभी की तैयारी के क्रम में वे तमाम महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी गई, वेतन के बारे में जानकारी दी गई, पदोन्नति के बारे में जानकारी दी गई, साथ में क्या अधिकार है, कर्तव्य है, पावर है, इसके बारे में भी जानकारी दी गई। प्रशिक्षण के क्या स्तर हैं ये भी बताई गई। और आज एक और भी महत्वपूर्ण एक स्ट्रक्चर आप सभी को मैं बताती हूँ। वो स्ट्रक्चर है एक विभाग के बारे में, क्योंकि जब तक आप जानेंगे नहीं तब तक साथियों कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, क्योंकि आप सभी लोगों द्वारा ये बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये है आपका सचिवालय, ठीक है। सचिवालय पूरे प्रदेश को नियंत्रित करता है। सारी नीतियाँ वगैरह कहाँ से बनती हैं? पूरे सचिवालय से ही बनती हैं। जितने भी हज़ारों की संख्या में जो एसडीएम वगैरह हैं, डीएसपी वगैरह हैं, हमारे जिलाधिकारी हैं, जो भी उन लोगों को दिशा निर्देश कहाँ से दिए जाते हैं, सब कुछ सचिवालय से ही दिए जाते हैं। टोटल नियम विषयक जो भी बनता है वो टोटल ये आपको जिला स्तर पे जो भी कार्य होते हैं वो आपको यहीं से होते हैं। मान लीजिए शिक्षा विभाग है, बीएससी जो है उनको क्या कार्य करना है, कौन से बीएससी कहाँ तैनात होंगे और क्या कैसे होगा, तो वो टोटल सचिवालय के शिक्षा विभाग से निर्देशित होता है। तो आप समझ गए होंगे सचिवालय किस प्रकार से नियंत्रित करता है। सारे अधिकारी जो फील्ड स्तर के जितने अधिकारी हैं उन सबका अधिष्ठान कहाँ पे है? सचिवालय में है, ठीक। अब हम आते हैं सचिवालय के विभाग और अनुभाग के स्ट्रक्चर के बारे में जानने। साथियों, उत्तर प्रदेश सचिवालय में 93 डिपार्टमेंट हैं,
ठीक है। अब मैं आपको एक डिपार्टमेंट के स्ट्रक्चर के बारे में बताती हूँ ताकि आप इस स्ट्रक्चर को जान सकें। एक विभाग, मान लीजिए सिंचाई विभाग है ये, ठीक है। अब सिंचाई विभाग एक अधिकारी कैसे संभाल पाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश को देखना है, हजारों की संख्या में, हजारों क्या लाखों की संख्या में समस्याएं हैं और हजारों की संख्या में योजनाएं हैं, हजारों लाखों अधिकारी कर्मचारियों को नियंत्रित करना है, ठीक है। तो इसके क्रम में एक विभाग जो सिंचाई एवं जल संसाधन है वो कई अनुभागों में बटा हुआ है, ठीक है। कई अनुभागों में एक विभाग को दे दिया गया जांच का, एक विभाग को दे दिया गया बाढ़ नियंत्रण का, एक विभाग को काम दे दिया गया बजट का, एक विभाग को काम दे दिया गया आपको अधिष्ठान का। इसी प्रकार से कई अनुभाग को, ठीक। तो ये जितना ये छोटा एरो में आप देख रहे हैं ये सारे अनुभाग हैं। तो एक विभाग में कई अनुभाग बदल में कन्वर्ट हुए, हर अनुभाग को एक एक कार्य दे दिया गया। तो इस प्रकार से कार्य बंटवारा किया गया। और समीक्षा अधिकारी कहाँ पे रहते हैं, तो समीक्षा अधिकारी की तैनाती आपके अनुभाग में होती है। अनुभाग में रह के समीक्षा अधिकारियों को भी कार्य बंटवारा के क्रम में कई प्रकार के कार्य दिए जाते हैं। किसी को जांच का दिया जाता है तो जांच भी काफ़ी लंबी होता है, तो मंडल वाइज जांच को कभी बांट दिया जाता है, कभी अधिकारी वाइज जांच को बांट दिया जाता है। सुविधा के दृष्टिगत अनुभाग अधिकारी के ऊपर ये डिसीजन होता है कि वो कैसे उस सेक्शन को बेहतर से बेहतर क्रियान्वित करे। तो उसके क्रम में रिव्यू ऑफिसर के कार्य का डिस्ट्रीब्यूशन आपको सेक्शन के क्रम में दिया जाता है। जैसे आप सभी द्वारा पूछा जाता है कि क्या समीक्षा अधिकारी को केबिन मिलती है कि नहीं मिलती है, तो उसी क्रम में आप सभी को अवगत कराना है कि सेक्शन समीक्षा अधिकारियों को मिलती है, उसी के क्रम में ये कार्य किया जाता है। तो ये आपके स्ट्रक्चर हैं। तो साथियों, पूरा भरोसा है कि आज की ये जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी उससे आप सभी काफ़ी ऊर्जावान हुए होंगे और बहुत कुछ जान गए होंगे कि समीक्षा अधिकारी के क्या कार्य हैं, क्या महत्व है, प्रशिक्षण कैसे होता है, प्लस उनकी वेतन का स्ट्रक्चर क्या है। और आप सभी को यह भी अवगत कराना है साथियों, आप लोग बेफिक्र रहिए सैलरी वगैरह के बारे में, प्रशिक्षण के बारे में और पावर वगैरह के बारे में, क्योंकि ये टोटल जो है बहुत शानदार है। सबसे बड़ी बात है कि इस जॉब में आपको सुकून बहुत है। जो ट्रांसफ़र का जो सबसे पेनफुल होता है, ट्रांसफ़र एक शहर से दूसरे शहर, वो यहाँ पे नहीं है। आराम से आप एक जगह रहकर अपने फैमिली को स्टेबल कर सकते हैं, अपने लाइफ को मल्टी डायमेंशनल वे में ले जा सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को अवगत कराना है कि कई हमारे समीक्षा अधिकारी जो कि लखनऊ के अलावा कई अन्य जाकर काम करना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में स्पेशल जब परिस्थितियों नियमों को फॉलो करते हुए उनको अन्य जगह भी कार्य देने की सुविधाएं दी जाती हैं। तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। तो साथियों, पूरा उम्मीद है कि आज की इस जानकारी से आप सभी बहुत ही लाभ उठाए होंगे। और चूँकि कार्य बहुत हैं, अधिकार बहुत है, कर्तव्य बहुत हैं और इतने सीमित समय में संभव नहीं है कि आपको सब कुछ बताया जा सके। बस मैं ये कहूँगी कि पहले आप इस परीक्षा में क्वालिफाई होइए, आइए अपने आप समझ जाएंगे क्या है क्या नहीं है, क्योंकि आप किस सेटिस्फेक्शन आपके वर्क से ही आप अपने महत्व को स्थापित करते हैं। तो साथियों, इसी आशा संदेश विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आप सभी से विदा लूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी से मुलाकात अवश्य ही सचिवालय में होगी। आप सभी भी सफल होकर ज़रूर आइए। बेस्ट ऑफ लक।